सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। एज आई टोल्ड यू कि इसके अंदर क्या होगा, सिंगल पेरेंट्स प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स हैं। इसके एग्जांपल में हम लेते हैं। सबसे पहले हम बाइनरी फिजन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बाय का मतलब होता है टू और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। अंडरस्टैंड? तो जब भी कोई पेरेंट ऑर्गेनिजम्स दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा और दो इंडिविजुअल्स की फॉर्मेशन करेगा, तो इस तरीके के रिप्रोडक्शन फीचर को हम बाइनरी फिजन बोलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर सिंगल पेरेंट होता है। तो यहाँ पर सिंगल पेरेंट का आपका एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा एक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक सिंगल पेरेंट भी है। देखो, यूनिसेल्युलर का मतलब होता है सिंगल सेल। यूकैरियोट का मतलब क्या होता है कि जिनके पास में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। तो सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। जो डिवीजन होता है इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। तो यहाँ पर इसका न्यूक्लियस का प्रोसेस क्या हो जाता है, अमीबा का शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस डिवीजन का। तो अब जैसे ही इसके न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएंगे तो जो साइटोकाइनेसिस है वो भी अपना डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट कर देगा। सॉरी, जो साइटोप्लाज्म है वो जब डिवीजन शो करेगा तो उसको आप बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। टर्म आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ, जिसके रिजल्ट्स में हमारे पास में दो डॉटर सेल्स आएंगे जिनको हम बोलते हैं क्लोन्स। तो जो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स हैं वो पेरेंट से सिमिलर हैं, या आप बोल सकते हो पेरेंट से आइडेंटिकल हैं या मिलते जुलते हैं। तो ऐसे इंडिविजुअल्स जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उनको हम क्लोन्स कहते हैं। क्लोन्स एक वर्ड है जिसका मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकल आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पर दोनों का जेनेटिक मटेरियल सेम होगा। क्योंकि सिंगल पेरेंट से तो जेनेटिकली कोई डिफरेंस तो आ ही नहीं सकता। जबकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस आती हैं। वेरिएशंस का मतलब होता है चेंजेस का आना। और वेरिएशंस क्यों आती है? क्योंकि वहाँ पर दो गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो जब दो गैमेट्स एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करेंगे तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल फिजन। जैसे कि हमने पढ़ा था, बाइनरी का मतलब टू और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। वैसे ही मल्टीपल फिजन का मतलब होता है, मल्टीपल का मतलब होता है मैनी और फिजन का मतलब तो आपको पता ही है, ब्रेक डाउन। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, मल्टीपल फिजन के बारे में। जब भी कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है या बहुत सारे डॉटर सेल की फॉर्मेशन होगी तो इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मल्टीपल फिजन कहा जाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। जैसे कि बाइनरी फिजन के एग्जांपल के अंदर हमने पढ़ा था अमीबा के बारे में, वैसे ही हम मल्टीपल फिजन के अंदर किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लाज्मोडियम के बारे में। बाइनरी फिजन में पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो डॉटर सेल में डिवाइड कर रहे हैं। मल्टीपल फिजन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो मल्टीपल फिजन है उसमें जो डॉटर सेल्स है वो बहुत सारे डिवाइड हो रहे हैं। अब जो थर्ड पार्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो है रीजनरेशन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रीजनरेशन क्या होता है और इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया। अब रीजनरेशन का मतलब क्या है, री का मतलब दोबारा और जनरेशन का मतलब होता है बनना। ठीक है। तो जब भी प्लेनेरिया, जैसे कि यहाँ पर ये डायग्राम है, ये प्लेनेरिया है। अगर प्लेनेरिया की बॉडी कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, अब जैसे कि प्लेनेरिया था, इसको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। तो इससे क्या होगा कि प्लेनेरिया के जितने भी पार्ट्स बने थे, थ्री पार्ट्स बने थे, तो जो इसका फर्स्ट पार्ट है ना, इसमें जो रिमेनिंग पोर्शन जो है इसका, ये फिर से ग्रो कर जाएगा इस तरीके से और ये वापस प्लेनेरिया बन जाएगा। तो रीजनरेशन का मतलब होता है रीग्रोथ, दोबारा से बनना। तो जब एक प्लेनेरिया एक्सीडेंटली कट हो जाता है थ्री डिफरेंट पार्ट में, तो जो प्लेनेरिया जो रहते हैं वो आगे जाके फिर से नए प्लेनेरिया में डिवाइड हो जाते हैं। चलिए, भी फोर्थ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बर्डिंग। अब बर्ड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के सरफेस पर एक आउटग्रोथ आ जाती है, या बोल सकते हो एक कोई भी स्ट्रक्चर ग्रो कर जाता है। उसका एक सिंपल एग्जांपल हम हमारी नॉर्मल लाइफ से ले सकते हैं कि जैसे कि हमारे बॉडी सरफेस के ऊपर कोई पिंपल हो जाता है
या कोई दाना हमारी बॉडी की सरफेस पर आ जाता है तो वो हमारे बॉडी के सेल्स की आउटग्रोथ है। तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस के अंदर ईस्ट और हाइड्रा दोनों ही एग्जाम्पल को ले सकते हो। तो यहाँ पर दोनों ही ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बडिंग की मदद से या बडिंग की प्रोसेस से ही रिप्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि मैं आपको हाइड्रा के एग्जाम्पल से बताऊँ तो जो हाइड्रा है उसकी जो बॉडी की सरफेस है उसके ऊपर एक, तो अगर ये थोड़ी थोड़ी डेवलप होती रहेगी तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की तरह देखने को मिलेगा। और ये जैसे ही कम्प्लीटली मतलब इसका फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये पेरेंट की बॉडी से डीअटैच्ड हो जाती है, या बोल सकते हो कि अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी से सेपरेट हो जाती है जब ये कम्प्लीटली ग्रोथ इसकी हो जाती है तब। और देन फिर ये एक न्यू हाइड्रा में चेंज हो जाएगी। और पेरेंट हाइड्रा और डॉटर हाइड्रा में मतलब सेम ही रहेंगे, दिखने में भी सेम रहेंगे, ये कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देगा आपको, पेरेंट की जैसे सिमिलर होंगे। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये सारे हमने एग्जांपल्स पढ़े हैं डिफरेंट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जिसमें हमने पढ़ा है बाइनरी फिजन के बारे में, मल्टीपल फिजन के बारे में, रीजनरेशन के बारे में और बडिंग के बारे में। एक और टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो है फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम रीजनरेशन के साथ में ही पढ़ते हैं। तो जो फिफ्थ टाइप है फ्रेगमेंटेशन, जो कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो पेरेंट ऑर्गेनिजम्स होगा वो कुछ फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा और वो जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो डिफ्रेंशिएट कर जाती हैं न्यू ऑर्गेनिजम्स में। तो फ्रेगमेंटेशन के एग्जाम्पल के बारे में हम बात करेंगे तो उसका एग्जाम्पल है आपका स्पायरोगायरा। तो आप देखो इसमें क्या होगा, अगर ये डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करता है तो यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में डिफरेंस ही क्या होगा। एक्चुअली में वहाँ पर एक्सीडेंटली वो कट हो रहा था और इस केस में वो मैच्योर होने पर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करेगा। और यहाँ पर क्या होगा, हर इंडिविजुअल एक न्यू फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा। आप देख रहे हो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि जो बॉडी का पार्ट कट गया था वो वापस रीग्रोथ कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पर सब इंडिविजुअली फ्रेगमेंटेशन करेंगे। यहाँ पर कोई दोबारा से ग्रो नहीं करेगा, लेकिन जो फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस जिसने करी, जो डिवाइड हुआ, वो एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट में बन गया, इंडिविजुअल न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार हो गया। यहाँ पर मैंने ये सारे टॉपिक्स आपको डिटेल में इसलिए पढ़ाए हैं क्योंकि इनकी आगे भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहीं पे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को सेकंड टाइम फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अब हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या पढ़ा है, अभी हमने ग्रोथ पढ़ लिया है, ठीक है। रिप्रोडक्शन पढ़ा है, रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ग्रोथ की एक्सेप्शन मैंने आपको बता दी है, ठीक है। जैसे कि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो कर रहे हैं, जैसे कि स्नो हो गया। लेकिन क्या हम सिर्फ इन दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स को बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ले सकते हैं क्या? नहीं, ना हम ग्रोथ को ले सकते हैं, ना हम रिप्रोडक्शन को ले सकते हैं। ग्रोथ के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, रिप्रोडक्शन को हम क्यों नहीं ले सकते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, म्यूल्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। म्यूल्स जो गधे और घोड़े के फ्यूजन से मिलकर बना होता है, वो है आपका स्टराइल। स्टराइल का मतलब ये होता है कि वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को नहीं कर सकता है, जो कि डोंकी और हॉर्स के क्रॉस से मिलकर बना है। इसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। आपने हनी बी के बारे में पढ़ा है कि हनी बी के अंदर कुछ फीमेल्स भी होती हैं जो वर्कर होती हैं। तो जो वो वर्कर्स होती है ना, वो स्टराइल होती है। ये 9th क्लास के अंदर आपको साइंस के अंदर भी है, हनी बी का एक आंसर है जिसके अंदर आपने वर्कर्स के बारे में पढ़ा है। तो इसके अंदर जो वर्कर्स होती है वो क्या होती हैं, स्टराइल होती हैं। अंडरस्टैंड। वो भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को नहीं कर सकती हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो है तो लिविंग, लेकिन वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बेसिस पर हम किसी को भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि वो लिविंग है या नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा।